Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 12 बैंक इन इंडिया हम रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर रहे हैं और हम धीरे धीरे चैप्टर नंबर 12 की ओर आ चुके हैं, जिसमें हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर अपना बेस बहुत ज़्यादा डेवलप किया कि कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक और उनके फंक्शंस वगैरह क्या क्या होते हैं, और हमने आरबीआई के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस बुक में आरबीआई के टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक दे रखा था, वैसे इसको अलग से देना चाहिए था बट चलो कोई नहीं, एक साथ दिया। आज हम वही टॉपिक करेंगे, दैट इज जलान कमेटी, यानी बिमल जलान कमेटी। ये बिमल पान मसाला नहीं याद रखना, आरबीआई रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है आप बुक से सीधा पढ़ोगे ना तो हो सकता है उतनी अंडरस्टैंडिंग ना बने, इसलिए मैंने इसकी क्या बनाया, शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बनाए। ठीक है, जिसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो चलो पढ़ते हैं ये क्या है, आरबीआई एंड सरप्लस कैपिटल। अच्छा, पहले अपना बेस बनाओ, बहुत बढ़िया बेस बनाना। ये टॉपिक बहुत जल्दी आपको और बहुत इजी लगने लगेगा। देखो बात ये है कि आप जानते हो, आपने इतनी सारी क्लासेस ली तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है और मेजरली जो आरबीआई है वो क्यों बनाई गई थी। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। आपको याद होगा हमने जो आरबीआई है उसके लिए हिल्टन यंग कमीशन कमेटी बनाई थी, जिसने ये रिकमेंड किया था कि आरबीआई को बनाना चाहिए। जब हमने स्टार्टिंग में आरबीआई को बनाई थी तो आपको याद होगा 5 करोड़ रुपए हमारी क्या थी, शेयर कैपिटल थी। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल थी, जिसको हमने 5 लाख शेयर 100 रुपए में डिवाइड किया था। ये तो 5 करोड़ रुपए हमने इसमें लगाए थे। ये क्या था, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, मतलब जो आरबीआई स्टार्टिंग में खोली गई थी एक प्राइवेट कंपनी या कह लो प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करती थी। लेकिन 1949 में, यानी देश जैसे ही आजाद हुआ उसके 2 साल के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, इसके जो शेयर्स हैं अराउंड 100% या मोर देन 51% पूरी तरह से किसने एक्वायर कर लिए थे, गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिए थे। इसी वजह से ये जो प्राइवेट सेक्टर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में, बोले तो नेशनलाइज कर दिया गया था। चलो ये बात क्लियर है। तो वही यहां पर लिखा है सबसे पहले कि आरबीआई जो है वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक है जो कि 1935 में बनाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया था 1949 के अंदर, और इसकी जो ऑनरशिप है वो पूरी पूरी किसने ले ली थी, गवर्नमेंट ने ले ली थी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, उनका तर्क सुना, उनके जो फैक्ट्स थे बहुत ही अच्छे फैक्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्योंकि अब ये आरबीआई जो है ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी है। फुल्ली ऑन सब्सिडरी मतलब जब 100% आप टेक ओवर कर लेते हो तो वो आपकी सब्सिडरी नहीं बल्कि फुल्ली ऑन सब्सिडरी बन जाती है। ठीक है, सब्सिडरी वो तब होती है जब आप 51% से ज़्यादा खरीद लो, और होली ऑन तब होती है पूरे 100% खरीद लो। तो इसने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अब क्योंकि आरबीआई सेपरेट बॉडी तो रही नहीं, अब तो आरबीआई गवर्नमेंट की बॉडी बन गई है, तो आरबीआई जो भी अर्निंग करेगी एक तरह से माना जाएगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अर्निंग है। बोलो बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यही बोला गया कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी आरबीआई वो सारे के सारे एक तरह से किसके पैसे हैं, उसके रियल इन्वेस्टर्स के, और आरबीआई का रियल इन्वेस्टर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ ये बात बिल्कुल समझ आ गई। इस वजह से आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 47 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई। क्या पावर दी गई आरबीआई एक्ट में, ध्यान से सुना। आरबीआई एक्ट में पावर ये दी गई, आरबीआई एक्ट 1934 में पावर ये थी कि जो भी आरबीआई पैसा कमाएगी वो अपना पैसा किसको देगी, अपने शेयर होल्डर को देगी। और आप जानते हो कि आरबीआई का जो शेयर होल्डर है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वही लिखा है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, यानी आरबीआई के पास अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट होंगे, याद रखना पूरा प्रॉफिट नहीं बोला। अच्छा, प्रॉफिट में से आरबीआई अपने खर्चे वगैरह भी तो माइनस करेगी ना, अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह, उसके बाद जो सरप्लस फंड्स बचेंगे उन सरप्लस फंड्स को किसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। क्यों, ताकि उससे जो गवर्नमेंट है वो जो बाकी बैंक्स जिनका एनपी होगा, वैसे एनपी का मतलब मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे एक सरफेस नॉलेज दे रहा हूँ। एनपी का मतलब होता है कि जो लोन जो है जिनकी पेमेंट ड्यू है और 90 दिन तक पेमेंट नहीं आई तो वो अकाउंट हमारा एनपी बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। एक तरह से वो हमारे लिए लॉस हो जाता है। तो उस लॉस की रिकवरी कहाँ से करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पैसों से करेगी। साथ में जो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, उससे जो बीओपी में फिस्कल डेफिसिट आता है उस फिस्कल डेफिसिट को इस सरप्लस से क्या करेगी, गवर्नमेंट रिकवर करेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने घर में ले जाके पार्टी करेगी, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या करेगी, इस सरप्लस फंड से जो आरबीआई से मिलेगा उससे एनपीए को मेंटेन करेगी और फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने का काम करेगी। क्लियर है। अच्छा, सेक्शन 47 में लिखी हुई पावर कम नहीं लगी, बल्कि इसके साथ एक और ज्यूडिशरी पावर मिल गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्या, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखा कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें बीच में अड़ंगी दे सकती है। अब एक बात बताओ, जब पूरी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में है तो इट मीन्स कि कल को आरबीआई के कौन गवर्नर बनेंगे, आरबीआई में क्या फिस्कल पॉलिसी बनाई जा रही है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन सब में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आरबीआई जो है वो अलग से एक बॉडी है, गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि इस बॉडी के मेजॉरिटी शेयर किसने ले लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में क्या करेगी, अड़ंगी देगी, और यही हमारे सेक्शन 7 में लिखा, और यही आरबीआई के लिए बहुत बड़ी दुख दर्द बन गई। और इसी के चलते आज तक जितने भी अच्छे अच्छे गवर्नर्स थे वो आरबीआई के पद पे दोबारा नहीं बैठे, जबकि उन्हें ऑफर भी मिला था, उन्होंने साफ मना कर दिया, बिकॉज जो गवर्नमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनके ऊपर प्रेशर बनाती है और अपनी मनमर्जी चलाती है। कहते हैं कि आप गाड़ी के चारों टायर इंजन चेंज कर दो, उससे गाड़ी नहीं होती है। अगर चालक यानी वाहन चालक यानी ड्राइवर सेम वही है। आप ऐसे समझो कि आप एक गाड़ी है उसके चारों इंजन बदल देते हो, यानी आपने आरबीआई के गवर्नर वगैरह सब बदल दिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है वो अगर मोदी सरकार जो अभी सेंट्रल में है, अगर वही फाइनल डिसीजन लेंगी तो क्या फायदा है, यानी चालक ही ऐसा हो तो यही चीज़ यहाँ पर हुई। इसी के चलते रघुराम राजन, उर्जित पटेल सब ने रिजाइन दे दिया। वैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट अभी थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं जिससे दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बने कि हाँ इस तरह से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्रिक्शंस बनेंगे। जो हमारी अगली क्लास है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर है, और उसमें मैं आपको बताऊं कैसे गवर्नमेंट और आरबीआई की बनती नहीं आपस में, उसके पीछे क्या रीजन है। बट अभी दिमाग में डाल दिया कि हाँ इनके पीछे फ्रिक्शंस पैदा जरूर होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्योंकि मेजर होल्डिंग यहाँ पर थी, तो आरबीआई को बोला गया कि तुम अपने जितने भी प्रॉफिट है वो सब किसको दोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोगे। और ये बात किसने बोली, आरबीआई एक्ट सेक्शन 47 ने बोली। और दूसरा सेक्शन 7 ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है जब उसे जरूरत पड़ेगी। तो अब पड़ेगी क्या, वो तो बीच में घुसेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ कि आरबीआई के प्रॉफिट कहां से होते होंगे। आरबीआई कोई ऐसी कंपनी थोड़ी है जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, जो वहां से पैसा कमाएगी, ना इनकी कोई कारें चलती हैं टाटा की तरह कारें बेचते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आरबीआई कहां से अर्निंग करती है, तो मैं आपको बता दूं आरबीआई बेसिकली जो अर्निंग करती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड से करती है। मार्केट में क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो पब्लिक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है और उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट इनकम कमाती है। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स, आप जानते हो कि जो फॉरेक्स का जो रिजर्व रखने का राइट है वो आरबीआई को, मैंने आपको आरबीआई के फंक्शन में ये चीज़ पढ़ाई भी थी। तो जब आरबीआई के पास वो करेंसी रखी हुई है, तो आपको पता है आरबीआई जो है एक लेवल तक उन करेंसीज के प्राइस प्लस और माइनस कर सकती है। एक रेंज दे दी जाती है, लेट सपोज $1 की कीमत है 50 रुपए, आरबीआई को रेंज है 10% का अप डाउन करने की, यानी 50 का 10% कितना होता है 5 रुपए, यानी वो 50 में +5 कर सकती है और 50 में -5 कर सकती है, यानी अपने चीज़ों के मुताबिक आरबीआई प्लस माइनस कर सकती है। सोचो अगर उसने माइनस कर दिया, डॉलर के रेट कम कर दिए, तो पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इससे आरबीआई को क्या होगी, बैठे बैठाए इनकम होगी, तो उसको फॉरेन करेंसी के एसेट से, रिजर्व से भी इनकम हो सकती है। तीसरा, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड गोल्ड। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उनको एक मिड कैप दी जाती है, एक रेंज दी जाती है, उसके अंदर वो गोल्ड रिजर्व्स वगैरह को भी अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जो गोल्ड वगैरह की जो प्राइस है वो आरबीआई की बेस प्राइस से ही सेट किए जाते हैं। तो ये कुछ आरबीआई की मेजर अर्निंग्स हैं जिससे आरबीआई को क्या होता है, खूब सारी कमाई होती है। क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ये जो कमाई है, अब आप जानते हो क्योंकि गवर्नमेंट इसकी फुल्ली ऑन सब्सिडरी है, तो ये कमाई किसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आरबीआई को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब आरबीआई ये बोलता है कि देखो अगर हम सारे फंड्स आपको ट्रांसफर कर देंगे, देखो आरबीआई की भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। आरबीआई कहता है अगर हम सारे फंड्स आपको ट्रांसफर कर देंगे, कल को अगर देश में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसकी सोल अथॉरिटी तो हमारे पास है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा अगर सारा पैसा आपको दे देंगे। आखिर कुछ पैसा तो हमारे पास भी होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही लगी। तो अब इसके लिए कई सारी कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह डिसाइड किया गया कि आरबीआई अपने पास कितना पैसा रखेगी और कितना पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। अब यहाँ पर लड़ाई पता है किस चीज़ को लेकर है, गवर्नमेंट कह रहा है हमारा हिस्सा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आरबीआई कह रहे हैं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, हम भी एक सोल स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारा भी अपना ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। बस इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और यहीं पर कमेटीज़ बनना शुरू हुई। तो अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना पड़ेगा और कितना अमाउंट आरबीआई अपने पास रखेगा। तो पहली जो कमेटी है वो 1997 में बनाई गई थी, जिसको नाम दिया वी सुब्रमण्यम कमेटी। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी आरबीआई के टोटल एसेट्स हैं उसका 12% पैसा आरबीआई अपने पास रखेगा। तो आप समझो जब 12% आरबीआई अपने पास रखेगा तो बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। 2004 में कमेटी बनी ऊषा ट्रस्ट कमेटी। ऊषा ट्रस्ट कमेटी ने ये बोला कि नहीं भाई, टोटल एसेट्स का 18% हम रिजर्व रखें। इन्होंने कहा कि 12 तो कम हो जाता है, 18% करेंगे। 18% जो टोटल एसेट्स का होगा वो रिजर्व के रूप में, कॉन्टीजेंसी रिजर्व के रूप में हम अपने पास रखेंगे, बाकी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे जरूरत पड़ने पर। 2013 की एक और कमेटी थी YH मिलगम कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया कि एडुकेट अमाउंट रखना चाहिए। अब वो एडुकेट अमाउंट डिपेंड करता है कि उस ईयर जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में
इकोनॉमी में उसके हिसाब से करेंगे, यानी इन्होंने कोई रेट डिसाइड नहीं किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के फेवर में ही थे ये, सही बोलूँ तो। 2019 में बिमल जलान कमेटी आई, यहाँ से ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू हुआ। इस कमेटी ने रिकमेंड किया, जो बिमल जलान है ये गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि अगर इतना कम हम परसेंटेज रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, कल को इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है, कैश क्राइसिस आ जाती है, तो उस केस में आरबीआई की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो ऐसी सिचुएशन ना आने दे, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आरबीआई के पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो इकोनॉमी को संभाल सके। तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा है, टोटल एसेट्स का 22 से 25% पैसा हम मेंटेन करके रखेंगे अपने रिजर्व में, कॉन्टीजेंसी रिजर्व में, बाकी जो है वो आप अपना रख लेना, ठीक है। तो आजकल अगर हम देखें, जब 2019 के बाद से आरबीआई लगभग 27% पैसा अपने पास रिजर्व रखने लगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यूएसए वगैरह की जो सेंट्रल बैंक है ना, यूएसए होगा, यूके हो गया, जापान हो गया, इनकी सेंट्रल बैंक जो पैसा रखती है वो 14% रखती है अपने पास, बाकी गवर्नमेंट को दे देती है। कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जो 40% भी करती है, यानी हमारा जो रेट है वो एक तरह से मॉडरेट रेट है। तो बिमल जलान कमेटी की है अभी हम बात करेंगे। बिमल जलान कमेटी ने बोला कि जितने भी आरबीआई के टोटल एसेट्स है उसमें से 22 से 5% जो रिजर्व्स होंगे वो आरबीआई अपने पास रखेगी, बाकी गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो ले सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हम टोटल एसेट्स लेते हैं तो उसमें कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं, देखो आपके पास रिजर्व कई टाइप के होते हैं, बट अभी मैं उन रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ जिनको टोटल एसेट्स में शामिल करके ये परसेंटेज निकाली जाती है। तो अगर मैं आरबीआई की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को देखूँ तो लायबिलिटी साइड में ये 5 टाइप के रिजर्व्स होते हैं: करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स डेवलपमेंट फंड और कॉन्टीजेंसी फंड्स। ये 5 टाइप के फंड्स इसके अंदर क्या किए थे, आरबीआई के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है इन्हीं रिजर्व में से कुछ पार्ट अपने पास रखो, कुछ पार्ट हमको दे दो, इसमें से कुछ पार्ट अपने पास रखो, इसमें से कुछ हमें दे दो। इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो इनका टोटल करके ही हम गवर्नमेंट को रिजर्व प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक स्पेशल नोट डाला हुआ है कि जो इस कमेटी के एक्सपर्ट्स थे ना, उन एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाएंगे। ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि भाई कितनी कैपिटल जो है हम आरबीआई अपने पास रिजर्व रखेगी एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट रिजर्व के रूप में। तो इस कमेटी को जब सेटअप किया गया तो उसको किसके द्वारा किया गया था, आरबीआई के द्वारा। और इसको कौन मेन पर्सन लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, बिमल जलान। ये बात बता रहा हूँ 2019 की, यानी मैं वही बात कर रहा हूँ, पीछे 2019 वाली कमेटी है ना, ये उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन बता रहा है। विच कुड एडवाइज द मैनर इन विच इट शुड शेयर सरप्लस कैपिटल विद गवर्नमेंट। मतलब इस वाली पूरी कमेटी के अंदर, अरे भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, 2019 के अंदर ये बिमल जलान कमेटी आई थी ना, इसी की तो बात कर रहा हूं मैं, इसी को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही पढ़ना है। तो इस कमेटी के अंदर क्या बोला गया, इसकी जो रिकमेंडेशन 2019 में आई थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी, 29 अगस्त 2019 को। आपको कोई डेट नहीं याद करना, बस ईयर याद कर लो। 2019 के अंदर क्या हुआ था, ये कमेटी का फाइनल कंक्लूजन आया था और इन्होंने कहा था ठीक है भाई, आरबीआई जो है अपने जो भी सरप्लस है उसमें से कुछ यानी 22 से 24% रिजर्व अपने पास रखेगी, बाकी वो रिजर्व किसको ट्रांसफर कर देगी, गवर्नमेंट को कर देगी। और ये 2 चीजों पर आधारित होगा, रियलाइज्ड इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल, जिसको रिवैल्यूएशन बिजनेस बैलेंसेस कहा जाता है। अब ये जो बिमल जलान कमेटी है, इन्होंने क्या बोला कि हम कैपिटल एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट को उठाएंगे। ये जानते हो कैपिटल एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट किसकी बात कर रहा है, ये देखो ये है ना गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस वाले रिजर्व की वो बात कर रहा है कि इस वाले रिजर्व को हम कम से कम 24.5% से लेकर 20% तक मेंटेन करेंगे, CGRA बोलते हैं, CGRA, ठीक है। और बाकी जो सरप्लस बचेगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा देखो आप इकट्ठा मत ट्रांसफर करो, आप 3 से 5 साल में आसानी से ट्रांसफर कर देना। ये 2019 की बता रहा हूँ, 2019 के बाद जो भी सरप्लस फंड बचेंगे वो आरबीआई किसको देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा। और मैं आपको एक शॉकिंग वैल्यू बताऊं, शॉकिंग वैल्यू ये है कि जब आरबीआई ने ये फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए तो जानते हो कितने दिए थे, 1,76,000 करोड़ रुपीस। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने किसको दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए। ये मैं बात बता रहा हूं 2019 की। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आरबीआई से खूब पैसा कमाती है, बिल्कुल सही कहा, अल्टीमेटली बॉडी भी तो उन्हीं की है, ठीक है। अब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी, ध्यान देना। यहां पर लिखा हुआ है आरबीआई
रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल। अब देखो आरबीआई की जो रिजर्व है और जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वो किसको देनी पड़ती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये कौन सी कमेटी, बिमल जलान कमेटी है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन 2019-20 में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी कि कितना पैसा रिजर्व आरबीआई अपने पास रखी और कितना पैसा वो गवर्नमेंट को देगी। इस इशू को लेकर एक कमेटी बनाई जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क सेटअप किया आरबीआई के द्वारा, जिसको चलाने वाले कौन थे, बिमल जलान थे सन 2019 के अंदर। इन एक्सपर्ट्स की एडवाइस ये थी कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा, जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इस एडवाइस के चलते आरबीआई ने ट्रांसफर किए 1,76,000 करोड़ रुपए टू द गवर्नमेंट अफेक्टेड सेवरल चेंजेस रिलेटेड टू द इशू। और 1,76,000 करोड़ रुपए ये सीधा पैसा आरबीआई के अकाउंट से निकल के कहां चला गया, गवर्नमेंट के खाते में चला गया। आई बात समझे। बस इसके बाद तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे पढ़ने बैठोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ मैंने अभी आपको ये नोट्स के थ्रू दिखाई है बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो बिमल जलान कमेटी आपको क्लियर होगी। ये क्या बताती है, कितना पैसा आप अपने पास रखोगे यानी आरबीआई अपने पास रखिए और कितना पैसा ही गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। बोलो क्लियर हुआ। चल सकते हैं आगे। चलो दोस्तों आगे क्या चलना, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यानी आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज आरबीआई रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और साथ में दोस्तों आप मुझे ये बताओ, क्या मैं अपने पास हिंदू पेपर का एनालिसिस से स्टार्ट करूं, हिंदू पेपर का एनालिसिस इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे कहोगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको ये नोट चाहिए तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम आईडी का ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर ये आपको सारे पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।